हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान मंदिर में। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमाचंद्र के उपन्यास प्रेमा के पार्ट 4 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जवान की मौत। कोई 10 बजे हो गए कि पंडित जी घर में आए और मुस्कुराकर पूर्णा से बोले, प्यारी आज तो जी चाहता है तुमको आंखों में बैठा लूं। पूर्णा ने धीरे से एक ठोका देकर और रसीली निगाहों से देखकर कहा, वह देखो मैं तो वहां पहले से ही बैठी हूँ। इस छवि ने पंडित जी को लुभा लिया। वह झट बीवी को गले से लगाकर प्यार करने लगे। इन्हीं बातों में 10 बजे तो पूर्णा ने कहा, दिन बहुत आ गया है, जरा बैठे जाओ तो उपटन मल दूं। देर हो जाएगी तो खाने में अबेर सबेर होने से दर्द होने लगेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं दो, मैं उपटन नहीं मलवाऊंगा। लाओ धोती दो, नहा लाओ। पूर्णा, वाह उपटन मलवावेंगे? आज की तो यह रीति ही है, आके बैठ जाओ। पंडित, नहीं प्यारे, इस वक्त जी नहीं चाहता, गर्मी बहुत है। पूर्णा ने लपक कर पति का हाथ पकड़ लिया और चाय पर बैठकर उपटन मलने लगी। पंडित, मगर जरा जल्दी करना, आज मैं गंगा जी नहीं जाना चाहता हूँ। पूर्णा, अब दोपहर को कहाँ जाओगे? मोहरी पानी लाएगी, यहीं पर नहा लो। पंडित, यही प्यारी, आज गंगा में बड़ी बहार रहेगी। पूर्णा, अच्छा तो जरा जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। थोड़ी देर में पंडित जी उपटन मलवा चुके और एक रेशमी धोती, साबुन, तौलिया और एक कमंडल हाथ में लेकर नहाने चले। उनका फायदा था कि घाट में जरा अलग ना करते, यह तैराक भी बहुत अच्छे थे। कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, मगर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी और पानी ऐसा निर्मल था कि उसमें मध्यमी मध्यमी हलकोरे ऐसे पले मालूम होते और दिल ऐसी उमंगों पर था कि जी तैरने पर ललचाया। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कल्लोले करने लगे। निदान उनको बीच धार में कोई लाल चीजें बहती दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल में फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वह ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा अगर ये मिल जाए तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनवाऊं। वे मोटे ताजे आदमी थे। बीच धारे तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकती। जवानी दीवानी होती है, यह न सोचा था कि जो जो मैं आगे बढ़ूंगा त्यों त्यों फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धारे में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतना ही दूर और आगे था। अब कुछ कुछ थकान मालूम होने लगी थी, मगर बीच में कोई रेत ऐसा न था जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते। फूलों तक पहुंचे, मगर उस वक्त तक हाथ पांव दोनों बोझल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहता तो उठ न सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहां से उन्होंने किनारों की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। बदन में जरा भी शक्ति बाकी न रही थी और पानी भी किनारे से धारे की तरफ बह रहा था। उनका हियाब छूट गया। हाथ उठाया तो बह न उठे, मानो वह अंग में थे ही नहीं। उस वक्त बसंत कुमार के चेहरे पर जो निराशा और बेबसी छाई हुई थी, उसके ख्याल करने की ही से छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूँ। उस वक्त प्यारी पूर्णा की सुधि आई कि वह मेरी वाट देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी वोहनी सूरत आंखों के सामने खड़ी हो गई। एक बार और हाथ फेंका, मगर कुछ बस न चल। आंखों में आंसू बहने लगे और देखते देखते वह लहरों में लोप आ गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में लिया। काल ने फूल के वेश में आकर अपना काम किया। पंडित जी के चले आने के बाद पूर्णा ने थालियां परसी, एक बर्तन में गुलाल धोली, उसमें मिलाया। पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले, उनकी आस्तीनों में चुन्नटें डाली, टोपी सादी थी, उसमें सितारे टांगे। आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरोते से कतर कतर कटोरा में रख। रात ही को प्रेमा के बगीचे से सुंदर कलियां ले आई थी और उनको तरह कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इस समय वह खूब खिल गई। उनको तांगे में गूंथ कर सुंदर हार बनाया और यह सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब पंडित जी को नहाकर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई, आते ही होंगे। यही सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और उनका रास्ता दिया। अब कुछ कुछ चिंता होने लगी। क्या करने लगे? धूप कड़ी हो रही है, लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा। कदाचित यार दोस्तों से बातें करने लगे। नहीं नहीं, मैं उनको खूब जानती हूँ। नदी नहाने जाते हैं तो तैरने की सूझती है।
आज भी तैर रहे होंगे। यह सोचकर उसने आधा घंटे और राह देखी, मगर जब वह अभी न आए तब तो वह बेचैन होने लगी। मोहरी से कहा, बिल्लो जरा लपक लो, जाओ देखो क्या करने लगे। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी। इस घर की चाकरी करते करते उसके बाल पक गए थे। यह इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों से समान समझती। वह तुरंत लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। वहां जाकर क्या देखती है कि किनारे पर 2-3 मल्लाह जमा है। पंडित जी की धोती, तौलिया, साबुन, कमंडल सब किनारे पर धरे हुए हैं। यह देखते ही उसे पैर मन मन भर के हो गए। दिल धड़ धड़ करने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा। या नारायण, यह क्या गजब हो गया। यह बदमाशी घबराई हुई नजदीक पहुंची तो एक मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहाए आवा रहे। बिल्लो क्या जवाब देती, उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्लो क्या जवाब देती, उसका गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सर पीटने लगी। मल्लाहों ने समझाया कि अब रोए पीटे का होत, उनकी चीज वस्तु ले और घर का जाओ। बेचारे बड़े भले मईन रहे। बिल्लो ने पंडित जी की चेली ली और रोते पीटते घर की तरफ चली। ज्यों ज्यों वह मकान के निकट आती त्यों त्यों उसके कदम पीछे को हट जाते थे। हाय नारायण, पूर्णा को यह समाचार कैसे सुनाऊंगी। वह बेचारी 16 श्रृंगार किए पति की राह देख रही है। यह खबर सुनकर उसकी क्या गत होगी। इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई बिल्लो ने रोते हुए घर के कदम रखा, तमाम चीजें जमीन पर पटक दी और छाती पर 2 ठंड मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी। वह इस समय ऐसी मगन थी और उसका दिल उमंग और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था। पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में न आया। ताकने लगी कि यकायक सब मांजरा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंध गई, कलेजा शान से हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा सुहाग उठ गया। जिसने मेरी बाह पकड़ी थी उसने सदा के लिए बिछड़ गई। उसके मुंह से केवल इतना निकला, हाय नारायण, और वह पछाड़ खाकर दम से जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लो ने उसको संभाला और पंखा चलने लगी। थोड़ी देर में पास पड़ोस की सैकड़ों औरत जमा हो गई। बाहर भी बहुत आदमी एकत्र हो गए। राय हुई कि जाल डलवाया जाए। बाबू कमल प्रसाद भी आए थे। उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेमा को जो हुई इस आपत्ति की खबर मिली, उसके पैर तले से मिट्टी निकल गई। चटपट आट कर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा के घर की तरफ चली। माँ ने बहुत रोका मगर कौन सुनता है। जिस वक्त वह वहां पहुंची चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में ऐसा न था जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो। अभागिनी पूर्णा का विलाप सुन सुनकर लोगों के कलेजे में मुंह को आए जाते। हाय पूर्णा पर जो पहाड़ टूट पड़ा था वह 7वें पैर पर भी न टूटे। अभी 1 घंटा पहले वह अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरत में समझी थी, मगर देखते ही देखते क्या का न हो गया। अब उसका सा अभागा न कौन होगा। बेचारी समझाने बुझाने से जरा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुधि आती त्यों ही फिर दिल उमड़ आता और नयनों से नीर की जड़ी लग जाती। चित्त व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता। हाय क्या 1-2 बात याद करने की। उसने 2 वर्ष तक अपने प्रेम का आर्द्रता लूटा। उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार की निगाहों से देखना उसको याद आता। आज उसने चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा जी चाहते हैं तुम्हें आंखों में बिठा लूं। अफसोस है अब कौन प्यार करेगा। अब किसकी पुतलियों में बैठूंगी, कौन कलेजे में बैठाएगा। उसे रेशमी धोती और तौलिया पर दृष्टि पड़ी तो जोर से चीखी उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। निदान प्रेमा को देखा तो झपट कर उठी और उसके गले से लिपट कर ऐसी फूट फूट कर रोई कि भीतर तो भीतर, बाहर मुंशी प्रसाद, वो कमल प्रसाद और दूसरे लोग आंखों से रुमाल लिए बेहव्यक्तियार हो रहे। बेचारी प्रेमा के लिए महीने से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था। वीरा हनल में जलते जलते वह ऐसी दुर्लभ हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज तक न निकली थी। हिचकिचियां बंधी हुई थी और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वह समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागिनी हूँ, मगर इस समय वह अपना दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थाम कर बोली, प्यारी सखी यह क्या गजब हो गया। प्यारी सखी इसके जवाब में अपना माथा टोका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। इस दुखियारी अबला का दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी का बेड़ा लगाने वाला कोई न था। दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी का बेड़ा पार लगाने वाला कोई न। उसके मैके से फिर एक बूढ़े बाप से नाता, और वह बेचारी भी आजकल का मेहमान हो रहा था। ससुराल में जिससे अपनापन था वह परलोक सिधारा, न सास ससुर और न अपने न पराए।
कोई चुल्लू भर पानी देने वाला दिखाई न देता था। घर में इतनी इज्जत जूनती थी न कि साल 2 साल के गुजारे भर को गुजारे भर हो जाए। बेचारी पंडित जी को अभी नौकरी ही करते कितने दिन हुए थे कि रुपया जमा कर लेते। जो कमाया वह खाया। पूर्णा को वह बातें नहीं सूझी थी। अभी उसको सोचने का अवकाश ही न मिला था। वहाँ बाहर मर्दाने में लोग आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। 2-2.5 घंटे तक उस मकान में स्त्रियों का ठट्ठा लगा रहा, मगर शाम होते होते सब अपने घरों को सिधारी। त्योहार का दिन था। ज्यादा कैसे ठहरती प्रेमा कुछ देर से मूर्छा पर मूर्छा आने लगी। लोग उसे पालकी पर उठाकर वहां से ले गए और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते उस घर में सिवाय पूर्णा और बिल्ली के और कोई न था। हाय, यही वक्त था कि पंडित जी दफ्तर से आया करते। पूर्णा उस वक्त द्वारे पर खड़ी उनकी राह देखा करती और ज्यों ही में कदम रखते वह लपक कर उनके हाथों से छतरी ले लेती और उनके हाथ मुंह धोने और जलपान की सामग्री इकट्ठी करती। जब तक वह मिष्टांत इत्यादि खाते वह पान के बीड़े लगा वह प्रेम रस का भूख दिन भर का थका मांदा स्त्री की दन खातिरदारियों से गदगद हो जाए। कहाँ वह प्रति बढ़ाने वाला व्यवहार और कहाँ आज का सन्नाटा। सारा घर भाई भाई कर रहा था। दीवारें काटने को दौड़ती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके बसने वाले उजड़ गए। बेचारी पूर्णा आंगन में बैठी हुई, उसके कलेजे में अब रोने का दम ही नहीं है और न आंखों से आंसू बहते हैं। हाँ, कोई दिल में बैठा खून चूस रहा है। वह शोक से मतवाली हो गई है। नहीं मालूम इस वक्त वह क्या सोच रही है। शायद अपने सिधारने वाले प्रिया से प्रेम की बातें कर रही है या उसे कर जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे भी अपने पास बुला लो। हमको उस शोकातुर का हाल लिखते ज्ञानी होती है। हाय, वह उस समय पहचानी नहीं जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होठों पर पपड़ी छाई हुई है, सिर के बाल खोलकर माथे पर बिखर गए हैं, रेशमी साड़ी फटाकर तार तार हो गई, बदन पर गहने का नाम भी नहीं है, चूड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गई है, लंबी लंबी सांसें आ रही है। वह चिंता, उदासी और शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम होती है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उसको तसल्ली दे। यह सब कुछ हो गया मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बंधी हुई है। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए हैं कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर लगा हो। आज है वियोगिनी की आस टूट जाने पर भी बंधी रहती। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी। जो सुनीता सिर धुनता बाबू अमृत राय हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वह समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरिफ्य किया तो सब हाल मालूम हो गया। पंडित जी की अचानक मृत्यु पर उनको बहुत रोज हुआ। वह बसंत कुमार को भली भांति जानते थे। इन्हीं सिफारिश से पंडित जी दफ्तर में वह जग मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पर पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े थे सबके रोंगटे खड़े हो गए और कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी मगर मुखड़ा ज्यों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होठों के बीच दांतों तले दबे हुए थे। हाँ, यह वही फूल थे जिन्होंने काल बनकर उसको डसा था। अब लाश की जांच हो चुकी तब अमृत राय ने डॉक्टर साहब से लाश के जला लेने की आज्ञा मांगी, जो उनको सहज ही में मिल गई। इसके बाद वह अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार होकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे। देखा तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ से सिपाही बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनके जूते की आवाज सुनते ही आदी हो रही। इस वक्त ज्यों ही उसने पैरों की चाप सुनी वह बिजली की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर ज्यों ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगह पर बाबू अमृत राय को खड़े पाया तो ठीक गई। शर्म से सर झुका किया और निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय पर किसी दुख पूछने वाले की सूरत आंखों से बेन बहाना हो जाती है। बाबू अमृत राय 1 महीने में 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उन्हें आने से पूर्णा के दिल पर एक ताजा सदमा पहुंचा। दिल फिर उमड़ आया और ऐसा फुट फुट कर रोई कि बाबू अमृत राय जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे, बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बिसोरा किए। जब जरा सी ठिकाने हुआ तो उन्होंने महिर को बुलाकर बहुत कुछ दिलासा दिया और देह दहलीज में खड़े होकर पूर्णा को भी समझाया और उसको हर तरफ की मदद देने का वादा करके चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी महाताबी पर हवा
खाने निकली थी कि आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। निदान उसने किसी को बाइसिकल पर सवार आधार से निकलते देख गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, अरे यह तो अमृत राय है। तो अभी आपने सुना मुंशी प्रेमाचंद्र के उपन्यास प्रेमा के पार्ट 4 को। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे पार्ट 5 में।